नमस्कार, मैं हूं खुशबू कुंभट और आप सुन रहे हैं राजस्थान सुपरफास्ट न्यूज। तो आइए बढ़ते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। First of all, congratulations on receiving this prestigious award. So, what was the first thought that came to your mind when you? Driving to find everything on a right place. When I entered in the house and the hotel, and I find that everything is very sincere, very polite, and the hospitality was good, and I am very feel very good बातें निरंतर कुछ न कुछ चलती रहती है, लेकिन आज एक ऐसी शख्सियत से बात होगी जो अपने आप में निराली है। गांव से जहां मुंबई तक चली गई और मुंबई से फिर वापस अपने इस क्षेत्र जोधपुर में चली गई। किसी एक काम को नहीं, बल्कि जब भी जरूरत पड़ी हर काम के लिए आगे आकर के काम करने वाली ऐसी शख्सियत, जिसे अभी हाल ही में जहां 100 ऐसे लोग जिन्होंने कुछ किया है उनके अंदर इनका नाम आया और वो जोधपुर के लिए बड़े गर्व की बात थी। और अरबाज खान साहब जिन्होंने खुद इन्हें सम्मानित किया और इनकी बातों से दंग रह गए। बिल्कुल आज हमारी मुलाकात एक ऐसी ही शख्सियत पवन कुमार जी जोशी साहब से, और जानते हैं किस तरीके से उनका सफर रहा। तो नमस्कार। नमस्कार कला साहब, स्वागत आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सबसे पहले तो यही रहेगा कि गांव से बिल्कुल अब जब मुंबई चले गए और मुंबई से वापस जोधपुर आ गए, तो ये सफर क्या था? कला साहब, आज मैं अगर पीछे मुड़ के देखूं तो ये एक सपने जैसी जर्नी लगती है मुझे लगता है कि लोग कहते संघर्ष किया, लेकिन मुझे लगता ही नहीं कि अभी तक की भी किसी भी तरीके का संघर्ष हुआ है, क्योंकि मैंने अपनी जर्नी को इतने अच्छे से एंजॉय किया। मुझे जो भी रोल मिला, चाहे मैं मुंबई में रहा, चाहे मैं जोधपुर में रहा, गांव में रहा, उस रोल को मैंने बड़े चाव के साथ, बड़ी शिद्दत के साथ जिया है। इसलिए मुझे पहली चीज़ तो ये मैं क्लियर कर दूं कि मैंने संघर्ष बिल्कुल कभी नहीं किया है। तो अभी तक का सफ़र मेरे ख्याल से बहुत ही शानदार रहा, आप सबके आशीर्वाद से। और जिस पृष्ठभूमि से मैं आता हूँ उस मिट्टी की मेहरबानी इतनी है, उसकी जड़ें इतनी मजबूत है कि वो मुझे मुंबई, जोधपुर और वापस इन दोनों के बीच में और मेरे कर्म क्षेत्र के द्वारा, मेरे कार्य क्षेत्र के द्वारा मैं कर पाता हूँ, उसमें मेरे गांव का बहुत बड़ा योगदान है। तो गांव के बारे में भी जानना चाहेंगे। सर, कहते हैं कि आपने जैसे वो दुखती रग पे हाथ रख दिया हो, ये बिल्कुल कुछ वैसा ही है। मेरी प्रारंभिक शिक्षा मेरे गांव में ही हुई है, 8वीं तक गांव में रहा, फिर 9th मैंने बीकानेर से की, 10th वापस मैं गांव में आ गया, क्योंकि मेरा हमेशा मानना था कि मुझे कभी गांव को छोड़ना ही नहीं है। मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था कि मुझे कभी गांव को छोड़ना पड़ेगा, लेकिन कहते हैं कि नियति, इंसान की नीति में कुछ और लिखा होता है। पढ़ाई के लिए मुझे गांव छोड़ना पड़ा। फिर मैं जोधपुर आया, जोधपुर में हॉस्टल में भी रहा, मेरे मामा जी के पास भी रहा, और उनके पास रह के मुझे लगता है कि शायद मैंने स्कूल से ज़्यादा ज्ञान प्राप्त किया है। अगेन मेरे लिए एक बड़ा जंप था कि मैंने मुंबई जाने के बारे में कभी नहीं सोचा, क्योंकि जोधपुर तो फिर भी मेरे गांव के पास में है, लेकिन मुझे मुंबई भी जाना पड़ा। वहाँ MBA ड्यूअल स्पेशलाइजेशन मार्केटिंग और रिटेल मैनेजमेंट से मैंने किया, और जॉब के लिए भी काफ़ी कोशिश की, लेकिन मुझे लगता है कि शायद कुछ चीज़ें आपकी डेस्टिनी में नहीं होती है। अच्छे कॉन्टैक्ट्स होने के बावजूद भी, सब कुछ मुझे लगता था सही होने के बावजूद भी कभी मुझे जॉब नहीं मिली, और उसके लिए भी मैं ईश्वर का शुक्रिया अदा करता हूँ। उस वक्त तो शायद बुरा लगता था कि नहीं, आज मेरे साथ में जो भी है उन सबको अच्छी जॉब लग गई है, लेकिन शायद डेस्टिनी में कुछ और लिखा था। फिर मुंबई के अंदर हमने स्टील की फैक्ट्री प्लांट लगाया, स्टील की फैक्ट्री खोली और हम एक्सपोर्ट करते थे। बहुत ही शानदार जर्नी रही वो। मुझे किसी ने 10,000 की जॉब नहीं दी, लेकिन मैंने जो पहला बंदा हायर किया वो मैंने तकरीबन 50,000 रुपये का बंदा हायर किया। तो इसलिए कहता हूँ कि ऊपर वाला जब देता है तो बहुत कुछ अलग उसके मायने होते हैं, उसका एक अलग वो होता है। फिर इस फैक्ट्री के बाद में मुझे लगा कि कुछ लीक से हटकर करना चाहिए,
तो हमने सॉफ्टवेयर्स बनाने शुरू किए। मैंने देखा कि स्कूल के जो बच्चे होते हैं, स्कूल जाते हैं, वो स्कूल का नाम लेके कहीं दूसरी जगह चले जाते हैं, उनके पेरेंट्स को पता ही नहीं लगता है। या जो छोटे बच्चे होते हैं उनका किडनैपिंग हो जाती है। तो मैंने स्कूल की सिक्योरिटीज को लेके सॉफ्टवेयर्स बनाए, जिसमें बच्चा जैसे स्कूल जाता है उसकी ऑटोमेटिक अटेंडेंस लग जाती है और उसके पेरेंट्स को एक मैसेज आ जाता है कि भाई आपका बच्चा स्कूल पहुंच गया है। बड़ा बच्चा है, स्कूल का नाम लेके कहीं दूसरी जगह गया हो तो पेरेंट्स को पता लग जाता है कि बच्चा कहीं और गया है। प्रोजेक्ट बहुत अच्छा था, मैं पूरे हिंदुस्तान के हर शहर में घुमा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ अच्छी चीजें जल्द एज में, जैसे कंप्यूटर जब आया था उस वक्त कंप्यूटर के बारे में कोई उसको जल्दी से लोगों ने उसको एडप्ट नहीं किया, क्योंकि वो उनकी सोच से बहुत आगे की चीज थी। तो ये मेरा प्रोजेक्ट था, ये भी लोगों की सोच से बहुत आगे था कि उन्होंने इसको एडप्ट नहीं किया। और उसके बाद मैंने सेमिनार्स लेने चालू किए कि हमारे स्कूल के अंदर जो सिखाया जाता है वो लेफ्ट ब्रेन एजुकेशन है। तो एक जापान की पद्धति है, उसको मैंने अडेप्ट किया, उसको सीखा मैंने, और उससे हमने राइट ब्रेन एजुकेशन पे काम किया। स्कूल में सिखाया जाता है कि 2+2=4, लेकिन कंप्यूटर कैसे बनता है या मोबाइल किसी एक ने बनाया, तो किसी एक व्यक्ति के दिमाग में ये चीजें क्यों आई। तो हम, ईश्वर तो भेदभाव नहीं करता, तो ये चीजें बाकी लोग कैसे कर सकें, तो वो होता है हमारा, जिसको हम भगवान कहते हैं। इंसान ने अपने ब्रेन का अभी तक 2.44% यूज किया है, 97% अभी तक यूज ही नहीं हुआ। आप सोचिए 97% में क्या क्या चीजें हो सकती है। 2% में हमने मोबाइल बना लिया, हम चांद तक पहुंच गए। तो उस पे हमने काम किया कि हर बच्चा यूनिक बने, और उसमें बहुत अच्छी सफलता हासिल हुई। और जब कहते हैं, जब एक हर चीज का एक पीक पॉइंट आता है, वो भी एक सक्सेस बहुत अच्छी मिली। लेकिन उसके बाद आखिर उसके बाद क्या, तो फिर मैंने कहा कि अब मुंबई को टाटा बाय बाय कहने का समय आ गया है। अच्छा, यहाँ एक बात मैं जरूर करना चाहूंगा कि मुंबई सपनों का शहर है, लेकिन मेरा मानना है सपनों के अलावा मुंबई सीखने का भी एक बहुत बड़ा जगह है। मुंबई के अंदर मुझे लगता है कि मुंबई इटसेल्फ इज ए यूनिवर्सिटी। मुंबई अपने आप में एक विश्वविद्यालय है। जो आपको मुंबई सिखा सकता है, मुझे लगता नहीं कि आपको दूसरा कोई सिखा सकता है। इसके लिए मुझे तो ये लगता है कि मैं तो गांव का एक छोटा सा, बिल्कुल नादान सा, बहुत सा बालक था, और मुंबई ने मुझे अच्छा खासा पॉलिश किया। तो वो एक बहुत अच्छी शानदार जर्नी रही मेरी। और फिर लगा कि नहीं यार, मुझे वापस अपने कर्मभूमि, अपनी जन्मभूमि, अपने गांव की तरफ लौटना चाहिए। क्योंकि गांव तो जा नहीं सकते, क्योंकि गांव में तो आगे से ज्यादा खेतीबाड़ी वाला है। तो वो भी हम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है वो भी नहीं कर रहे हैं। उसमें भी मैं कुछ ना कुछ नवाचार करने की कोशिश करता हूँ। मेरा गाँव में महीने में 2 चक्कर होते हैं, वहां भी मैं खेती में कुछ नए एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ मैं। और फिर जोधपुर एक ऐसा शहर था जो ठीक था कि भाई यहाँ से हम फैमिलियर है, यहाँ कुछ किया जाए। क्या करना है यह नहीं पता था। जब मुंबई से वापस यहाँ आए तो कोई विजन नहीं था कि ये करना है या नहीं करना, लेकिन दिमाग में ये था कि कुछ न कुछ एक ऐसा देके जाए समाज को, ऐसा सोसाइटी को कुछ देके जाए कि हमको मरते वक्त सुकून हो कि नहीं यार, ईश्वर ने जो हमें एक जीवन दिया है उसको हमने पूरा कर सकते हैं। जब आप जाएंगे ईश्वर के पास बैठेंगे, तो ईश्वर के साथ जब आप बैठेंगे, ईश्वर से बात क्या करेंगे। ईश्वर को ये लगना चाहिए कि जब आपने इस इंसान को मैंने धरती पे भेजा है तो मैंने कुछ गलत नहीं किया है, और ये अपनी लाइफ बहुत शानदार जी के आया है। तो खुद के लिए तो केवल जैसे कहते जानवर होता है, वो भी खुद के लिए जीता है। तो आप सोसाइटी को क्या दे सकते हो, और सोसाइटी को देने के लिए आपके पास बहुत कुछ होना जरूरी नहीं है। आप कुछ भी दे सकते हो। आप अपने काम के द्वारा, आप अपने छोटी छोटी चीजों के द्वारा, आप अपने कार्य क्षेत्र में देखो, आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जिनको जरूरी नहीं है पैसे की आवश्यकता है। कोई दुखी है, डिप्रेस है, अगर आप उसके 2 मिनट उसके मन की बात सुन लोगे तो शायद वो उसका डिप्रेशन कम हो। वो भी एक बहुत बड़ी सेवा है। बिल्कुल पवन जी, ये जो सम्मान जो है खास तौर से हम हमारे हाथ में लेना चाहेंगे, जिसे आपने लिया था, और हमारे दर्शकों को खास तौर से ये बताना चाहेंगे कि ये ही वो सम्मान है जिसके लिए आज हम आपसे खास तौर से बात करना आए हैं। कि जहां ये कहते हैं कि जब प्रभावित करने वाले लोगों की बात आती है तो वो जिस तरीके से प्रभावित करता है, अलग अलग तरीके से प्रभावित करता है। और जब 100 लोगों में आपको प्रभावशाली व्यक्ति माना गया, तो हम जानना चाहेंगे कि आपका ये प्रभाव वहां तक कैसे पहुंचा। कला साहब, पहले तो मैं ये बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि सम्मान के लिए कभी भी कार्य करना मकसद नहीं रहा।
मैंने कोई भी जिसमें तो सेवा का नाम लोग तो इतनी सेवा करते हैं, इतना सोशल वर्क करते हैं, उनका नाम कहीं नहीं आता है। तो मैं तो ये तो नहीं कहूंगा कि मैं सम्मान करता हूं या मैं सेवा का कार्य करता हूं, लेकिन हाँ, मैं अपने दिल के सुकून के लिए, मेरा एक अच्छा दोस्त था, उसने बहुत बढ़िया बात कही कि उसने कहा कि पवन, किसी जानवर या किसी इंसान का दुख, हम उसकी तकलीफ देख के हम उसका दुख नहीं मिटाते हैं, उसकी तकलीफ देख के हमारे मन में जो पीड़ा उठती है, हम उस पीड़ा का समाधान करते हैं। तो यहां भी इंसान स्वार्थी है, वो उसका दुख नहीं मिटा रहा, वो खुद की पीड़ा का ही समाधान कर रहा है। तो मेरा हमेशा से ये रहा है कि आपको कैसे न कैसे, किसी न किसी रूप में, आप जहां भी हो, आप ये सेवा करो। बात करते हैं इस अवार्ड की, तो मैं थोड़ा सा आपको पीछे लेके जाना चाहूंगा कि जब मैं मुंबई में था तो मुझे याद है कि मैंने एक बहुत अच्छा एक जैकेट देखा था, और वो जैकेट मुझे बहुत पसंद आया था, और मैंने कहीं कहीं से उसको रेफरेंस देके मैंने उसको यूएस से मंगाया था। बहुत मुश्किल था उस वक्त यूएस से कोई चीजें मंगवाना, तो मैंने मंगवाया था। उस बारिश का टाइम था, मैं मेरी फैक्ट्री जा रहा था, पहले दिन मैं उसको बहुत अच्छे से पहन के तैयार होके हीरो बन के तो मैं जा रहा था। तो मैंने देखा कि जब मैंने रेलवे स्टेशन पार किया तो वहां पे काफी भीड़ लगी हुई थी। भीड़ में मैंने देखा कि एक 24-25 साल की लेडी थी, वो वहां पे पानी से भीग रही थी और उसके शरीर पे कुछ भी नहीं पहना हुआ था, और लोग देख के फोटो खींच रहे थे या जैसा भी जो भी उस वक्त अवेलेबल संसाधन थे उससे। पता नहीं मेरे दिमाग में क्या जची, मैं उस जैकेट को ऐसा कैसे उसके पास से निकला, जैकेट को उतारा और उसके ऊपर रख के मैंने उसके तरफ देखा भी नहीं, और वहां से मैं निकल गया। वहां से जब मैं वो जैकेट खोल के निकला तो मुझे ऐसा लगा कि पता नहीं मैं कितना, मेरे ऊपर हजारों किलो का वजन था जो शायद उतर गया, और वो जो फीलिंग आई, मैं उसको शायद शब्दों में बयान नहीं कर सकता कि मुझे कितनी अच्छी वो फीलिंग आई। लेकिन आप जैसे कोई एक टाइम भूखा है और आपने उसको रोटी खिला दी, तो क्या उसका जीवन भर का तो कुछ हो नहीं गया? आपने टेम्परली किसी की मदद कर दी, लेकिन वो वापस उसी पोजीशन पे आ गया। सपोज किसी को पैसे की आवश्यकता है, आपने उसको 2000, 5000, 10,000 जो भी आपकी शक्ति है उसके अनुसार आपने उसकी मदद कर दी, लेकिन क्या उसका परमानेंट सॉल्यूशन हो गया? तो मेरे दिमाग में हमेशा ये रहता है कि उसका परमानेंट कैसे आप उसका जीवन बदल सकते हो, कि उसका केवल फोटो के लिए नहीं, केवल एक दिखावे के लिए नहीं, खुद की आत्मसंतुष्टि के लिए नहीं, कि थोड़े टाइम के लिए हमको फील गुड हो, उसको कैसे बदल सकते हैं। मैं पूरे दिन उस इंसिडेंट्स के बारे में सोचता था। रात को जब मैं वापस वहां से निकला तो मैंने देखा कि मेरा जैकेट तो ऐसे ही कचरे के अंदर पड़ा हुआ है, उस लेडी ने नहीं पहना है, लेकिन वो लेडी एक कोने के अंदर बैठी हुई है और रो रही है, और उसका कुछ ढका हुआ सा था। मन कर रहा था उससे जाके बात करूं, लेकिन हिम्मत नहीं कर पाया। अगले दिन आया, वहां पे वो लेडी वहां बैठी थी, मैं उसके पास गया, मैंने उससे बात की। आप सरप्राइज होंगे, वो लेडी बिल्कुल ठीक थी। वो मेंटली केवल कदम कभी कभी किसी को दौरा आता है तो हम कह सकते हैं उसकी मेंटल कंडीशन थी वो 40 to 60% अच्छी थी, 40% थोड़ी सी डाउन में थी। मैंने उससे बात की तो वो थोड़ी सी कम टूटी फूटी आवाज में उसने अपनी तकलीफ बताई। तो मैंने कहा कि मैं आपके लिए ऐसा क्या करूं कि आपका थोड़ा सा आपको ठीक लगे। तो उसने कुछ नहीं बोला। तो मैंने क्या किया, सामने से कुछ पेन होते हैं, पेन्स मैंने होलसेल में जैसे उसको पेनों का पेन और बुक का गुच्छा खरीद के उसके पास में एक कपड़ा खरीद के वहां पे रख दिया, और उसके ऊपर एक छोटा सा एक तख्ती पे नोट लगा दिया, इस पेन से आपकी जिंदगी बदल जाएगी। मैंने एक छोटा सा रखा। शाम को मैं वापस आया, मैं सरप्राइज था, सारे पेन बिक गए। उसके चेहरे पे स्माइल थी। मैं उस दिन के बाद उस लेडी से कभी नहीं मिला, लेकिन मुझे उसकी जो चेहरे की जो स्माइल थी, मुझे लगता है कि आज भी मुझे वो मोटिवेट करती है कुछ भी काम करने के लिए, कि यार आप उस सिचुएशन से निकल के भी, क्योंकि एक लेडीज के लिए जिस पोजीशन में वो बैठी थी, वहां से मेरी जर्नी शुरू होती है इस सेवा भाव की। तो जहां मुझे, जैसे मैं फैक्ट्री के अंदर मुझे लगता था कि यार कोई मेरा वर्कर है, तकलीफ के अंदर है, उसको किस तरीके की आवश्यकता है, तो मैं उस तरीके से हमेशा उनकी मदद के लिए मौजूद रहता था। और उसका मेरा थोड़ा सा सोशल मीडिया का ऐसा रहता है कि सोशल मीडिया का जमाना है, दिखावे का समय है। तो मेरा केवल मैं जो कार्य करता हूं मैं उसका केवल मैं 1% ही सोशल मीडिया के ऊपर मैं डालता हूं। तो जैसे मैंने कुछ भी मेरे अभी तक के काम रहे तो आपको थोड़े बहुत मेरे सोशल मीडिया पे मिल जाएंगे। तो मेरे कुछ विशेष मेरे प्रेम करने वाले मेरे बंधुगण है, वो हमेशा कहते हैं कि भाई पवन, ये तो आप बहुत अच्छा दिखावा करते हो, आपने किसी की मदद की। सपोज कोई गाय है, मैं भी रिसेंटली आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, एक बेल था, एक बेल के ऊपर एसिड अटैक हुआ था, तो उससे वो पूरा जला हुआ था। तो मैंने कहा कि यार अच्छा खासा, अब इसका करें क्या। तो मैंने रोज वो बेल आता था और मेरे घर पे मैंने दवाई लाके रख दी थी, और दवाई मैं उसके ऊपर छिड़क देता था, और मैंने कुछ फोटोग्राफ्स थे वो सोशल मीडिया पे डाले। तो बोलते पवन यार ये तो दिखावा कर रहा है। तो मेरा जवाब उन लोगों के लिए यही है, मैं आपके माध्यम से सबको ये जवाब देना चाहूंगा कि मेरा स्पष्ट मानना है
कि मैं सिर्फ, मेरे को फोटोग्राफी का बहुत शौक है और मैं फोटो खिंचवाने के लिए कार्य करता हूँ, मैं फोटो खिंचवाने के लिए ही सेवा का कार्य करता हूँ। लेकिन जरा सा हम अगर सोचे कि मेरे फोटो के चक्कर में उस बेल का तो भला हो गया, मेरे फोटो के चक्कर में उसका तो भला हो गया जिसके लिए मैं काम कर रहा हूं मैं, तो ऐसी फोटो मेरा मानना है सबको खिंचवानी चाहिए। और देखिए, आपका जो काम करते हैं वो आप करते रहिए, लोगों का क्या है, वो तो आपको किसी न किसी सूरत में आपको क्रिटिसाइज करेंगे ही करेंगे। फिर वहां से जब जर्नी शुरू हुई, मैं जोधपुर आया। जोधपुर मेरे मामा जी, मैं तो क्या, उनके सामने तो मैं क्या ही हूँ, कुछ भी, अपने आप को कुछ भी नहीं समझता हूँ। लेकिन उनके जो काम है वो लॉयंस क्लब के द्वारा हर सैटरडे तकरीबन 70 से 80 लोगों के आंखों के ऑपरेशन होते हैं। और ओझा साहब जब महापौर रहे जोधपुर के, तो उन्होंने तो ऐसे ऐसे कार्य किए जो जोधपुर के लिए माइलस्टोन है। तो उनसे प्रेरणा लेते हुए मैं कुछ ना कुछ अपने समाज के अंदर अपने शुरुआत तो हमें अपने घर से करनी चाहिए, घर, उसके बाद समाज, उसके बाद परिवार। तो हमने कुछ ना कुछ मैं एक्टिविटी करने की कोशिश करता हूँ। फिर मेरे गांव में देखो, जोधपुर में देखो, अलग अलग संस्थाओं के साथ मिलके मैं ये एक्टिविटियां मैं करता रहता हूँ। तो मेरा जो दोस्त है एक है, तो उसने क्या किया कि मुझे नॉमिनेट कर दिया। तो नॉमिनेट करके उसका फोन आया, भाई पवन देख कैसा है, कि भैया मैंने ऐसा कर तो दिया है और तेरा सिलेक्शन भी हुआ है, तो वहां जाना चाहिए। मैंने कहा यार, अवार्ड लेने के लिए कहीं जाए तो थोड़ा सा मन नहीं मानता। बोला नहीं यार, ये इंस्पिरेशन है, आपको देख के दूसरे लोगों को भी एक प्रेरणा मिलती है, तो आपको जरूर लेना चाहिए। तो सब मुझे लगता है कि ईश्वर की असीम कृपा है। बाकी मैंने पहले ही कहा कि मैं केवल अपने स्वार्थ के लिए काम करता हूं, मुझे खुशी होती है, मेरा स्वार्थ है कि मुझे खुशी होती है किसी की तकलीफ दूर करके, मैं उसके लिए काम करता हूं, ना कि किसी सम्मान, किसी पद या किसी अवार्ड के लिए काम करता हूं। ये मिल जाते हैं तो ठीक है, इनसे इंस्पायर्ड होकर मैं लोगों को भी ये करना चाहूंगा कि जहां भी आप है, आप भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जरूर करिए, ताकि आपको अपने मानव होने पर गर्व महसूस हो। बिल्कुल, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र से आप आए और जिस गांव में रहे हैं वहां भी हमने सुना है कि आपने काम किया है, तो निश्चित रूप से, क्योंकि जब गांव की बात आती है तो भाषा भी बदल जाती है और मन से निकलने वाली जो भाषा होती है वो गांव की भाषा होती है। हमारे राजस्थान की बात करते हैं तो हर थोड़ी देर बाद वो भाषा बदलती है, लेकिन मन के भाव वही रहते हैं। तो हम आपकी थोड़ी वो भाषा बहुत थोड़े में जानना चाहेंगे कि गांव में आपने ऐसा क्या किया जिससे कि गांव वाले प्रभावित होकर के आपको आशीर्वाद देने लग गए। कला साहब, देखो, पहले तो अगर गांव की बात आती है तो मैं सबसे पहले तो मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं प्राउडली हमारा गांव की भाषा बोलने की कोशिश करूं। मैं मुंबई था, तो जब मैं मुंबई जमाइन हो तो हमारी कोशिश ही, मैं देखता हूँ मारवाड़ी मराठी में बात कर रही है, गुजराती में बात करिए। क्रिश्चियंस हैव देयर ओन लैंग्वेज, देयर नेटिव लैंग्वेज इज इंग्लिश, दे आर टॉकिंग इन इंग्लिश। और मारवाड़ी ये क्या है कि वो आपस का मायने टाबला के हाथ भी हिंदी में बात करे, और भी तो कोई पुराना दोस्त भी मिल जावे तो वो भी साथ हिंदी में बात करे, तो बड़ी पीड़ा हुए साहब बने। तो हमारी तो सदू कोशिश जोड़ी है अपने मारवाड़ी के मायने बोल, मारवाड़ी अपने प्राथमिकता देवनी चीज है। देखो, मारवाड़ी माँ है, हिंदी मासी है, तो पहले तो जब माँ तो मान जाएगा तो मासी को मान जाएगी। तो अपन जरूर अपना घर परिवार बच्चा के साथ बोलनी चाहिए। गाँव जब मायने जगह आप काम तो पूछ रही हो, तो साहब यूं है तो मेरे पिताजी तो थोड़ा टाइम पहले देहांत हो गयो, तो वे भी गौ भक्त था, गाय की सेवा करता। तो बड़ी पुण्य स्मृति के मायने में एक आंख्या को कैंप लगायो, सेहत का मायने आंख्या को कैंप लगा, सेहत का मायने आंख्या की कोई तकलीफ हुए तो बहुत इजी है, आप डॉक्टर के इजाज बिना ठीक करवा आप आएगा। एक गाँव में साहब आदमी 200 रुपया नहीं लगा डॉक्टर दिखा सके, क्योंकि कोई सुविधा को नहीं। तो मैं कैंप लगायो, कैंप का मान साहब तकरीबन 350 लोगों ने आके जांच कराई, 42 लोगों ने चिन्हित कर आंखें को मैं ऑपरेशन कर रहा हूँ, बिल्कुल निःशुल्क, 1 रुपया नहीं लियो। मैं खुद सरप्राइज हो साहब, जब ऑपरेशन के बाद का मायने गांव की बुढ़ी लुगाया मारकन आई और मैंने किया कि बेटा, मैं पहली रात का बाथरूम वास्ते उड़ती नहीं, तो कभी अटी ना बचेड़ खाती, कभी अटी ना बचेड़ खाती, मैंने दीख तो कोनी हो, कोई सादा की जरूरत पड़ती। और अब ऑपरेशन के बाद का मायने मैंने एकदम साफ दिखा है, और मैं रात का उठ आराम बाथरूम वास्ते जा सका। भगवान थारो भलो करे। तो अपने लिए हो सका बहुत छोटी बात है, लेकिन बिन वास्ते भी, माता वास्ते भी की जिंदगी पूरी चेंज हुई। तो इस तरीका के जब काम हुए तो साहब सच में मन ने बहुत, ये हिवड़ा ने बहुत ही संतुष्टि मिले, मन ने बहुत ही संतुष्टि मिले कि यार वाकई अपन जरूर कुछ ना कुछ अपन वो मानव जीवन मिलियो है, मिन का जोड़ी मिली है, तो अपन कुछ ना कुछ ऐसा काम करा जिस टाइम भगवान कन जावा तो भगवान काम कर आएगा हूँ और आंख वाँख मिला बात कर सका। देखिए, बात जदे अपनी भाषा में हुए तो मनसू निकले, और वे शब्द जिका की बचीड़ जड़ा शब्द हुए वे आसानी नजर नहीं आवे, और उन्होंने आशीर्वाद जब मिले तो वो अलग ही हुए। बस अब आपसू
अंत में एक ही बात पूछनी चाहूँगा कि आज रा युवा जेका नशरी प्रवृत्ति में जा रही है, अटी उठी जा रही है, जिन्हें सेवाओं में जोड़ने की जरूरत है, आप जो आगे ने भले ही वो फोटो खिंचाना आप वो काम करे, लेकिन आप और वास्ते बिल्कुल थोड़ा समय एक संदेश दो जिनसु वे आप रास्ता बदल सके और आपकी संस्कृति ने बिल्कुल आगे बढ़ा सके। तो युवाओं के लिए मेरा एकदम स्पष्ट संदेश है कि जिंदगी कभी आसान नहीं होती। जिंदगी कभी आसान नहीं होती, चाहे वो अंबानी के बात करें, चाहे वो टाटा की बात करें, बिरला की बात करें, या एक नॉर्मल कचरा बीनने वाले की अपन बात करें, जिंदगी कभी आसान नहीं होती है। आप जिस भी क्षेत्र में हो, जिस भी आप अपने कार्य के अंदर हो, आप उससे हटकर आप अपना काम करते रहो, चाहे आप नौकरी कर रहे हो, व्यापार कर रहे हो, रोजगार दे रहे हो, आप सरकारी हो, आप डॉक्टर हो, वकील हो, जो भी ईश्वर ने आपको पैसा दिया है, जो भी आपका प्रोफेशन है, उसके साथ ही आप कोशिश कीजिए कि आपके आसपास के वातावरण के अंदर आप ऐसे लोगों को, जरूरी नहीं इंसान ही, आप जानवरों को, ऐसे लोगों को ढूंढिए, ऐसे जीव को ढूंढिए जिसको मदद की आवश्यकता है। आप उनका वेट मत कीजिए कि वो आप तक आए, पहुंचे और फिर आप उनकी मदद करो। आप शांति के साथ में उनका जो भी आपको लगे कि इसकी इस रूप में मदद करनी चाहिए। साहब, मैं हमेशा कहता हूं कि पैसों से मदद करने के वाले सिर्फ 10% ही होंगे जिनको पैसों की आवश्यकता है। 90% ऐसे लोग हैं जो आपकी बोली से, आपके व्यवहार से खुश हो जाएंगे, आपके 2 लिंक से, आपके फोन करने से उनके काम हो जाएंगे, उनकी जिंदगी बन जाएगी। साहब, ऐसे लोगों को ढूंढिए, ऐसे लोगों के जीवन में परिवर्तन लाइए, तब आपको लगेगा कि शायद ईश्वर ने जो 84 लाख योनियों की हम बात करते हैं, तो ईश्वर ने हमें ये मानव जीवन दिया है। तो मैं कहता हूं, आप अखबार खोल के देखिए, आज ये चला गया, आज ये चला गया, आज इसका उठावन है, तो हम भी एक दिन सब खाली हाथ इसी तरीके से चले जाएंगे। तो क्यों न जीते जी हम कुछ ना कुछ ऐसा करके जाएं कि जब मरते वक्त हमको सुकून हो कि हमने लाइफ में वाकई बहुत ही शानदार चीजें की है। इस बारे में मैं ये कहना चाहूंगा, मेरी एक्चुअली मेरी माता जी का एक बहुत बड़ा कोट है, वो हमेशा कहती है कि बेटा ध्यान रखना, कभी भी तो जो मैं जब मुंबई से जोधपुर शिफ्ट हुआ था कि ये जोधपुर है, तुझे अपने लक्ष्य पे फोकस रखना है। लोग इधर की बातें भी करेंगे, उधर की भी बातें करेंगे, तुझे कुछ नहीं देखना, तुझे सिर्फ अपने काम पे ध्यान रखना है। और लोगों की बातें बिल्कुल, भगवान ने 2 कान इसीलिए दिए हैं। तो मुझे लगता है कि उनकी ये सीख मेरे जीवन में बहुत काम आई है कि मैंने सिर्फ अपना फोकस अपने लक्ष्य पे रखा है। चाहे वो काम में हो तो भी मैंने काम पे फोकस रखा, अपनी सेवा में हो तो मैंने उस सेवा पे लक्ष्य रखा। मैंने इधर उधर दुनिया की बातों में कभी ध्यान नहीं दिया। मुझे अच्छा लगता है कि सेवा करना किसी न किसी रूप में मैं करता रहूंगा और आगे भी ये इच्छा है कि मैं करता रहूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल देख सकते हैं कि जहां सैकड़ों पुरस्कार मिलते रहते हैं, लेकिन व्यक्ति अगर अपनी मंजिल को चुनना चाहता है, जो जानता है, जैसे जानता है, जितना जानता है, अगर वो उसको पहचान कर अपने आसपास जिनको तैयार कर सकता है, अगर तैयार करता है, तो वही उसके जीवन का मकसद होना चाहिए। निश्चित है आने वाला समय बड़ी कठिनाइयों का होता है, लेकिन उन कठिनाइयों से निकलना हो तो पवन जी ने जैसे रास्ते को अपनाया, बिल्कुल आप भी वैसा ही अपनाएं। बिल्कुल हम हमारे चैनल के माध्यम से ऐसी ही जानकारियां आप तक यूं ही पहुंचाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। पवन जी, हाथ जोड़ने का मन तो नहीं करता, क्योंकि हर व्यक्ति के पीछे किसी न किसी का हाथ होता है। हम ये जरूर जानना चाहेंगे कि आपकी हर सफलता के पीछे हाथ किनका है? कला साहब, ये बहुत ही खूबसूरत बात कही आपने कि इंसान स्वयं के दम पे कुछ नहीं कर सकता, उसके पीछे जरूर किसी न किसी का हाथ होता है। यूं तो देखिए आशीर्वाद सबका है, लेकिन विशेष करके मैं एक नाम उल्लेख करना चाहूँगा, वो नाम है माँ राना का। माँ राना, इनको मारवाड़ की दूसरी मीराबाई भी कहा जाता है। ये नागौर डिस्ट्रिक्ट में हरनावा गांव है, वहाँ पे इनका मंदिर है। और इनके बारे में तो मैं शायद शब्दों में, मेरे ख्याल से वो शब्द नहीं लिखे गए जो मैं इनका वर्णन कर सकूं, क्योंकि इनकी महिमा इतनी अपरंपार है। मुझ जैसे एक नाबाद, एक अबोध बालक को, जिसको किसी चीज का ज्ञान नहीं था, जिसने कभी मंच तो दूर की बात है, कभी जो जमीन पर बैठ के दूसरों को सुनता था, उसको आज अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सम्मानित, वो अपने आप को सम्मानित होते हुए देखता है। तो मेरा मानना है कि ये उस शक्ति का हाथ है, उस परमपिता परमेश्वर का हाथ है, जो मुझे रानाबाई जी के रूप में मुझे यहाँ इस कलयुग के अंदर मिली है। ये सारा का सारा श्रेय मैं अपने रानाबाई जी को देना चाहूंगा कि उनकी बदौलत ही आज मैं जहां भी हूं, मैं उनकी वजह से ही हूं। और इसके साथ में
मैं ये चीज भी कहना चाहूंगा कि चूंकि मैं ग्रामीण पृष्ठभूमि से आता हूं, गांव की पीड़ा को समझता हूं, गांव के लोगों की मन की भावनाओं को समझता हूं। हम शहर में अक्सर देखते हैं कि ग्रामीण परिवेश से काफी लोग आते हैं, उनके पास बहुत टैलेंट की अपार क्षमताएं होती है, लेकिन किसी न किसी रूप में संसाधन की कमी के कारण वो अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाते। तो मैं कल्ला साहब आपके माध्यम से, आपके चैनल राजस्थान सुपरफास्ट के माध्यम से भी मैं आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा कि आपके पास कोई सपना है, आपके पास कोई आइडिया है, कोई स्टार्टअप आइडिया है, किसी भी तरीके का आप बिजनेस करना चाहते हैं, आपके पास संसाधन की कमी है, पूंजी की कमी है, जगह की कमी है, ऑफिस की कमी है, केवल आपके पास जुनून है, मुझे वो जुनून आप सौंपिए, मुझ पर भरोसा जताइए, मेरे पास आइए, मैं आपको प्लेटफॉर्म देता हूं, मैं आपको हर संसाधन उपलब्ध करवाता हूं। आप सिर्फ मेहनत कीजिए और अपने सपने को साकार होता देखिए। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।